हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विरत दुबे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के टॉपिक में, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूपी पीएससी पीसीएस मेंस 2022 को ध्यान में रखते हुए मेंस में हिस्ट्री की क्लास जो है वो मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। और ये आपको एवरी वीक थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को प्राप्त होती है और इसका टाइमिंग होता है सुबह 10 बजे। तो हर सुबह 10 बजे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो आज की श्रृंखला में अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि यूपी पीसीएस मेंस में इतिहास से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैंगे उनको हम लोग देखेंगे। और आज के सेशन में क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको देखें। सबसे पहले आज का प्रश्न होगा, फिर उसके ऊपर उसको हम समझेंगे, उसकी उत्तर की रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके बाद उत्तर लेखन के पॉइंट पे बढ़ेंगे और अंत में हम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ रहे होंगे। इस क्रम में आज का प्रश्न क्या है, इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि आज का प्रश्न जो भी है वो किस सेशन से है या सेक्शन से है। आज एपिसोड 7 है, इसके पहले 6 भाग हमने किए हुए हैं। डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो 6 डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और इसी क्रम में आज हम यहां पहुंचे हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित एक टॉपिक को लेकर के। तो ये जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। बौद्ध धर्म बुद्धिज्म से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म में आप सब लोगों को मालूम है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और उसी से संबंधित एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और क्या है वो, ये टॉपिक जो है वो बौद्ध धर्म से है और टॉपिक में क्या पूछा गया है, महात्मा बुद्ध और उसकी शिक्षाओं के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जानना होगा, शायद उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा या फिर उनकी शिक्षाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। सेशन को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि अगर आप 2022 मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस तो हैं ही ये, साथ ही साथ आगे के परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी की या फिर दूसरे स्टेट्स की। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको प्राप्त हो पाएगी। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो पाएगी और इस टेलीग्राम ग्रुप से अभी आप जुड़ सकते हैं विरत दुबे 01, ये इस लिंक की सहायता से। साथ ही साथ एक और पॉइंट भी अनाउंसमेंट में आपको कर देता हूं, सेशन के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दिए जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। आप उसका उत्तर लेखन करके, आप अपने उत्तर की जांच कराने के लिए उस उत्तर लेखन को लिख करके आप हमें इसी टेलीग्राम चैनल पर या फिर इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसे जांच सकूं और अगर आपको उससे संबंधित कुछ सुझाव देने होंगे तो मैं दे सकूंगा, जिससे कि आपके उत्तर लेखन में अगर कोई कमी हो तो उसे और अच्छी तरीके से दूर किया जा सके। चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने स्टडी आईक्यू आईएएस का जो फाउंडेशन बैच था, जो फर्स्ट बैच था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को एनरोल कराया और अपने आप को लाभान्वित भी महसूस कर रहे हैं। और लगातार डिमांड होने के कारण एक दूसरा बैच भी जनरेट किया गया है और ये बैच जो है वो मॉर्निंग का है। इस बैच को अवेल करने के लिए आपको 18,199 रुपीज में आपको इजीली अफोर्ड हो जाएगा और इजीली अवेल हो जाएगा अगर आप इस कोर्स के लिए इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, विच इज विरत लाइव। अदरवाइज आपको ये काफी कॉस्टली पड़ सकता है। उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा और इसका स्पेल है VIRADLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करिए और आराम से इस बैच को अटेंड करिए। फाउंडेशन बैच है ये, मॉर्निंग 8 AM से शुरू होगा, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग डेट है 11 जुलाई। तो इसमें भी लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इसको एनरोल जरूर कर लें, इसमें अपने आप को लाभान्वित कराना चाहते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर देरी किए हुए आज के प्रश्न की। और आज का प्रश्न ध्यानपूर्वक तरीके से यहां पर पढ़िए। लिखा है, महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। स्पष्ट रूप से एक क्वेश्चन है यहां पर और इसी को इंग्लिश में यहां पर लिखा गया, डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। यानी महात्मा बुद्ध के जीवन को और उनकी जो जीवन की शिक्षाएं हैं उसको जो है आपको डिस्क्राइब करना है, डिटेल करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। सबसे पहला काम तो होता है कि जो प्रश्न है उसको हम समझेंगे और उसको समझने के लिए 2 भागों में डिवाइड करेंगे। हर बार मैंने आपको ये समझाया है, आज के सत्र में भी आपको मैं यही समझा रहा हूं कि प्रश्न को हमेशा 2 भागों में जरूर डिवाइड करिए। और वो 2 भाग क्या हो सकते हैं आपके, एक तो थीम ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है। थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या है
किसी भी प्रश्न को जो बनाया गया है उसके इर्द गिर्द बनने वाला एक मूल विषय क्या है, उसको हम थीम के रूप में जानेंगे, और उस मूल विषय में क्या जानना चाहता है वो प्रश्न, उसको हम लोग प्रश्न का नेचर कहते हैं, अर्थात उसको हम प्रश्न की प्रकृति कहते हैं। तो जो आज का प्रश्न है, उस प्रश्न में जो हमने मूल प्रसंग निकाला है वो है महात्मा बुद्ध का जीवन, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। अर्थात क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया, महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताने के लिए कहा गया है। चलिए जरा देख लेते हैं प्रश्न के बारे में क्या लिखा था प्रश्न में। यहां पर देखिए, प्रश्न में लिखा है महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो जब यहां पर जीवन और शिक्षाओं की बारी आ गई, महात्मा बुद्ध के जीवन की बारी आ गई, तो इसका मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में आपको लिखना है। उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो कहानी है वो आप जो भी शॉर्ट पॉइंट्स आपको मालूम है और जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर जो है लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई जीवन की बात, और उनके जीवन में ही एक हिस्सा आएगा ज्ञान प्राप्त करने का, और उसके बाद ज्ञान का प्रचार करने का। तो जो उनके ज्ञान के प्रचार करने का हिस्सा है, वहां से उनकी टीचिंग्स वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो एक हिस्सा तो आपको ये लिख करके दिखाना है, और दूसरा हिस्सा लिख करके दिखाना है कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, वो शिक्षाएं क्या हैं। ठीक है, वो शिक्षाएं क्या हैं। तो जिन जिन प्रकार की शिक्षाओं के बारे में आप जानते होंगे उनको आउटलाइन करेंगे, और क्योंकि इस तरीके का ये प्रश्न उनके जीवन और शिक्षा से संबंधित, तो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थतः उनका जीवन कैसा था और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से लोगों को क्या शिक्षाएं दी हैं, ऐसा बताते हुए अंत में आप इसे निष्कर्ष तक ले जा सकते हैं, यानी कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। प्रसंग का मतलब यानी थीम क्या है, थीम में दो चीजें आपको पकड़नी है। ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध की केवल शिक्षाएं बता दी आपने, या फिर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपने उसमें उनका जीवन बता दिया। आपको जीवन बताते हुए उनकी शिक्षा तक की सारी चीजें जो हैं वो आपको बतानी है। स्पष्ट हो गई बात, हाँ या नहीं? जल्दी से बताइए, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब जरा देखिए प्रश्न की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब यह है कि प्रश्न के अंत में लिखा क्या है। जैसे यहां पर देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो जीवन के बारे में आपको बताना है और शिक्षाओं के बारे में वर्णन करना है, यानी डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित जानकारी जो है वो सरल भाषा में आपको जस्ट व्यक्त करनी है, जस्ट डिस्कस करनी है, और कुछ भी नहीं करना है। और इससे संबंधित बनने वाले जो दूसरे टैग्स हो सकते हैं वो है टिप्पणी करना, प्रकाश डालना, विवरण करना, स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण देना, या फिर व्याख्या करना आदि। ये इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं, या ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि ये है महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करने के लिए है, तो महात्मा बुद्ध या उनके शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए या उसका विवरण दीजिए। ऐसे करके भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सीधा प्रश्न को यहां पर हमने समझ लिया है, प्रश्न की प्रकृति को समझ लिया है। अब हम प्रश्न की आउटलाइनिंग जो है, आंसर लिखते समय आउटलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि हमारा फ्लो जो है वो बना रहे, तारतम्यता जो है वो बनी रहे, कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे, और एक अच्छा पैसेज बन करके एग्जामिनर के सामने जाए, जिससे कि उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। कोशिश करिए कि जितना अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं आप उतनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, पर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी नेचुरल हैंड राइटिंग लिखिए, बस इतनी हो कि वो रीडेबल हो सामने वाले व्यक्ति के सामने अच्छी तरह से। उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय ना लगे। अगर अच्छा ही नहीं लगेगा पढ़ने में तो वो तो वैसे ही उनके पास समय कम है, वो स्किप कर देंगे आपका अच्छा हुआ लिखा है लेख भी। तो बुद्ध का पारंपरिक जीवन यहाँ से हमको शुरुआत करनी है, प्रारंभिक जीवन यहाँ से हमको शुरुआत करनी है। फिर 4 संकेतों के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं। अर्थात इस जीवन में जब आप बताना शुरू करोगे तो उनके जन्म से लेकर के गृहत्याग से पूर्व तक की, गृहत्याग, ठीक है, कहां से कहां तक की? जन्म से लेकर के गृहत्याग तक की जो है सारी चीजें आप यहां पर बता सकते हैं। गृहत्याग, और गृहत्याग से पूर्व उन्होंने 4 संकेत देखे थे, उसके बारे में बता दिया। फिर हमने आउटलाइन बनाई कि गृहत्याग कैसे हुआ है, क्या हुआ है। फिर मैंने गृहत्याग से लेकर के मृत्यु तक की सारी बातें इसी कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर करी हैं कि गृहत्याग हुआ तो फिर कैसे उनको ज्ञान मिला, कैसे इधर उधर भटके, वगैरह वगैरह। आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्रेक और दे सकते हैं कि कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान प्राप्त वाला जो है, ज्ञान प्राप्ति वाला एक कॉलम आप यहाँ पर और बनवा सकते हैं चाहें तो। इसके बाद हम बुद्ध के मृत्यु तक आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रसंग जो है महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हो जाएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा गया है महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करना है। तो ये इस तरीके से आप इन संकेतों से
जीवन की जो उनकी व्याख्या है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उनकी जो शिक्षा से संबंधित पॉइंट्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। अब शिक्षा से संबंधित पॉइंट्स में उनके शिक्षा एवं सिद्धांत क्या थे, 4 आर्य सत्य क्या थे, अष्टांगिक मार्ग क्या थे, ये सब शिक्षा के ही उनके भाग हैं। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी शिक्षा के माध्यम से जाति प्रथा का खंडन किया है, किस प्रकार से कर्म सिद्धांत को उन्होंने माना है, क्या था उनका प्रयोजनवाद का सिद्धांत, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अनीश्वरवादी थे वे या नहीं थे, पुनर्जन्म में उनका विश्वास था या नहीं था, निर्वाण और अहिंसा किस तरीके से वो डिफाइन करते थे या उसका अस्तित्व क्या था, उनकी शिक्षा में इसका क्या महत्व था, इत्यादि चीजें जो है हम अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अब बारी है आंसर राइटिंग करने की, और इस आंसर राइटिंग में बहुत सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 125 शब्दों में पूछा गया है तो जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है, अनावश्यक तत्वों को आप हटा सकते हैं, या फिर बहुत कंसाइज वे में आप चीज़ों को अगर बताना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो। 200 शब्दों में यही बताने की बारी आ रही है तो लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, और अपने लेखन की जो क्षमता है उसके अनुसार आप शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक आउटलाइन मैंने बनाने के बाद आपको यहाँ पर आंसर लेखन में भी हेल्प करने का प्रयास किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है भूमिका में महात्मा बुद्ध की, क्योंकि जीवन के बारे में बताना है तो हमको बुद्ध की इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देना चाहिए। और बुद्ध की इंपॉर्टेंस जो है वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये क्लियर कर सकते हैं कि इन्हीं के जो सिद्धांत हैं उसी को पालन करने वाले जो रिलीजियस ग्रुप है उसको आप बुद्धिज्म कहते हैं। तो इतना बड़ा डिटेल ना लिख करके ऐसे शॉर्ट में छोटा सा लिख करके आप इस पॉइंट को रेज कर सकते हो। उसके बाद बुद्ध को सिद्धार्थ, तथागत और शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इस पॉइंट से बताने का प्रयास किया गया है कि उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो आप एक तरीके से इंट्रोडक्शन देते देते आप सीधे सीधे उनके जीवन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं और उनके आपने डिफरेंट नेम्स बता दिए। बहुत सारे नाम है, उसमें आप सिद्धार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इनका नाम सिद्धार्थ भी है, इसमें इनका नाम गौतम भी है। तो ऐसी चीजें भी लिख सकते हैं जितना आप लिखना चाहें उस प्रकार से। बुद्ध का अर्थ भी यहाँ पर बताने का जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बेसिकली इनका जो नाम है वो इनके विशेष काम पर आधारित है, और क्योंकि शुरुआत में इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं था और एक ऐसी अवस्था आई कि उन्होंने गृह त्याग किया और फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ है और बाद में चल करके उनका नाम बुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर बुद्ध होने का मतलब क्या है इसको भी आपने बताया है, एनलाइटमेंट, ठीक है, अर्थात जागा हुआ। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ अर्थात एनलाइटमेंट। इस पर्टिकुलर भूमिका से या फिर परिचय से आपने ये अवगत करा दिया है कि वास्तविक रूप में हम बुद्ध की जीवनी को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब वैसे तो बुद्ध की जीवनी बहुत बड़ी है, 200 शब्दों में तो निहित करना ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन बावजूद इसके भी आप अच्छे जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर के स्टोरी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसा कि मैंने लिखने का प्रयास किया है। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन मैंने बताया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन करने की जरूरत पड़। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को बोल्ड में लिख दिया, वहां तो आप बोल्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर आप सोचिए कि सर ने बोल्ड करना सिखाया था तो एक काम करते हैं, ओवर राइट करते हैं, पहले लिखेंगे बुद्ध और फिर उसके बाद फिर से बनाएंगे ऐसे करके, तो थोड़ा सा सर ये बोल्ड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ये एक गलत इंपैक्ट आपके ऊपर डालेगा। बोल्ड करने का, आकर्षित करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको ओवर राइट करने लगे। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे अंडरलाइन कर दें सिंपली, या फिर आप उसे डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हुए अंडरलाइन कर सकते हैं, या सिंगल इन्वर्टेड कामा में, जैसा भी जरूरत महसूस होता है आपको। ये काम नहीं करिएगा, बाकी सारे काम ठीक है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ऑप्शन था, डिजिटली मुझे दिखाना था तो मैंने बोल्ड कर दिया आपके लिए। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए, जन्म के बारे में आपने एक स्टेटमेंट कैसे लिखा है, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे जन्म लिख सकते हैं 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, जो कि शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। अब इन सारी बातों को एक लाइन में भी लिखा जा सकता था, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु गणराज्य के राजा शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो ये चीज हमको इस पॉइंट से क्लियर हो गई। अब 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि इनके पिता के नाम शुद्धोधन था और इनके पिता जो है वो एक राजा थे, और राजा जो थे वो कपिलवस्तु गणराज्य के थे, और ये एक राजकुमार थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सारी चीजें आपने एक साथ समेट दी, क्योंकि आपको सीमित शब्दों में लिखना है और सारी चीजें एक्सप्रेस करनी है। तो ये लेखन शैली आपको अपनानी पड़ेगी, या इस प्रकार की लेखन शैली आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप जब उत्तर हमें लिख करके भेजिएगा तो कुछ इस प्रकार की चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आगे एक पॉइंट लिखा है, सम्राट अशोक ने शिलालेख में लिखवाया
हिद बुधे जाते शाक्य मुनीति हिद भगवा ज्योतिते या जाते ते। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए जहां भगवान उत्पन्न हुए। तो आपको मालूम ही है कि आगे चल करके सम्राट अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और तमाम सारे उनकी जो प्रीचिंग्स हैं उसको शिलालेखों के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। तो उनमें से एक बहुत ही फेमस ये पॉइंट है, आप इसे लिखोगे तो आकर्षित होगा जरूर, आपका एग्जामिनर जो है वो आकर्षित जरूर होंगे। इससे आपको क्लियर होता है कि हिंद बुधे जाते शाक्य मुनिति। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल यही हो गया कि मतलब शाक्य कुल में यहीं पर ही भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। ठीक है, तो कहां पर जन्म लिया है आपको मालूम ही होगा, कपिलवस्तु में लिया है। कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन जो है, उसी लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, आपको मालूम है, और वहीं पर ये शिलालेख लिखाया गया है, उसी के लिए यहां पर ये पॉइंट है। तो आप छोटा सा पॉइंट चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं कि लुम्बिनी के शिलालेख में ऐसा लिखाया गया था, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो शिलालेख कहां का है। आगे है, सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। पिता के बारे में आप पहले बता ही चुके हैं, अलग से माता के बारे में बताना ही है आपको, लेकिन माता से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करते हुए अगर आप लिखेंगे तो माता का नाम भी बता देंगे और उनसे जीवन से जुड़ी जो घटना या दुर्घटना है वो भी आप यहाँ पर वर्णित कर पाएंगे आसानी से। और उनको उनकी जगह पर उनकी जो फोस्टर मदर आई थी उनका नाम भी यहीं पर वर्णित हो जाएगा। तो कैसे किया गया इतना सारा काम, जरा देखिए। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही माता महामाया का देहांत हो जाने के कारण उनका लालन पालन उनकी माता या मौसी गौतमी ने किया। तो अभी आपको पता चल गया कि ये मौसी भी हैं, प्रजापति गौतमी ने लालन पालन किया था, एक तरीके से प्रजापति गौतमी के भी ये पुत्र हुए, इसीलिए इनको गौतम भी कहा जाता है। तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है, उसके बाद इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से हुआ था, तो यहाँ पर पत्नी का नाम भी आ गया, और इन्हीं से इन्हें 29 वर्ष की आयु में राहुल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। तो आप राहुल का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस 2-3 लाइन में हमने पूरे फैमिली बैकग्राउंड को और उनके जन्म को भी और उनके विवाह तक के स्तर को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। अब इसके बीच में बहुत सारी स्टोरीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज आप यहाँ पर बीच में नहीं लिख सकते हैं कि वो जन्म लेने से पहले माता ने स्वप्न देखा और ये सारी चीजें आपको मालूम है। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है तो आप रखिए, लेकिन उसको रखने का तरीका सीखिए कि कैसे उसको रखा जा सकता है। अब आपको मालूम है कि 29 वर्ष की आयु में इनको पुत्र की प्राप्ति हो रही है, 16 वर्ष की आयु में शादी हुई है, इतना ज्यादा लंबा समय लगा है, संन्यास को ये धारण करते रहते थे हमेशा। तो ये सब वैराग्य हट पाए इनके जीवन से, इसीलिए इनका विवाह ही किया गया था, परंतु वो भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अंत में चल करके उन्हें एक स्वप्न आया कि तुम्हें संसार के कल्याण के लिए भेजा गया था और तुम यहाँ राजमहल में हो। तो उस स्वप्न को के पीछे जो इंडिकेशंस थे उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है कि किस प्रकार से उन्होंने नगर भ्रमण करने का प्रायोजन किया, अपने पिता से इसके बारे में पूछा कि क्या वास्तविक रूप में इस प्रकार की स्टोरी है क्या। तो यहाँ पता चलता है कि उन्हें एक मौका दिया गया कि ठीक है आप जाकर के नगर भ्रमण कर सकते हैं, और इस नगर भ्रमण को करने के लिए नगर भ्रमण के दौरान में उन्हें 3-4 चीजें पता चल रही हैं, और वो 3-4 जो हैं वो इंपॉर्टेंट दृश्य के तौर पर हैं। और वो इंपॉर्टेंट दृश्य क्या हैं, वो 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास में शब्दों की सीमा है तो आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। किस प्रकार से आप एक्सप्लेन करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को लिखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस आपको मतलब कह सकते हैं कि एक जो ध्यानाकर्षण होता है ना, एक जो भी आपके एग्जामिनर होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब वो 4 क्या हैं? एक वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं, आपको मालूम है, एक रोगी मिलते हैं, एक मृत्युशैया, और अंत में एक सन्यासी मिलते हैं। जिस समय मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल कर रहा हूं उस समय ये मान के चल रहा हूं कि आपको इनके बारे में स्टोरी मालूम होगी, क्योंकि आप मेंस के एग्जाम में हैं, आप प्रीलिम्स में नहीं हैं कि इसका जो डिटेल में आपको एनालिसिस बताऊं। मेरे ख्याल से आपको इसके पीछे की स्टोरी अच्छी तरीके से मालूम ही होगी, और अगर नहीं मालूम है तो दूसरे सेशंस जो हैं हमारे, जैसे स्टेट पीएससी के लिए दोपहर 2 बजे सेशन चलता है, उसमें मैं हिस्ट्री कवर करता हूं बृहस्पतिवार को, तो वहां पर आपको इसके जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। गृहत्याग में 29 वर्ष की आयु में उन्होंने, अब ये गृहत्याग वाला पॉइंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब उनको सांसारिक जीवन में लिप्तता नहीं हो पाई, अर्थात शुद्धोदन अपने कार्यों में जब सफल नहीं हो पाए, और जब इन्हें स्वप्न आया कि इन्हें राजमहल से बाहर जाना चाहिए, तो अंत में जो चौथा संकेत उन्हें दिखा था ब्राह्मण के रूप में या फिर सन्यासी के रूप में, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इनसे वो काफी ज्यादा प्रेरित हुए या आकर्षित हुए, और उन्हें ये लगा कि संसार में जो तमाम प्रकार के दुख हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, वृद्ध व्यक्ति को देख करके उन्हें ये पता चला कि चाहे आप बचपन में हो
या फिर आप युवावस्था में हो या फिर आप प्रौढ़ावस्था में हो, किसी भी अवस्था में आपको शारीरिक सुख जो है वो चिर निरंतर नहीं है, अर्थात बहुत लंबे समय तक का ले नहीं है। तो यहां उन्हें यह समझ में आता है कि जब व्यक्ति का ये जो यौवन है या फिर ये जो शरीर है या फिर उसके शरीर का जो कांति है वो स्थायी है ही नहीं, तो फिर उसको लेकर के वो दुखी क्यों होता है, इसे क्यों पश्चाताप हो रहा है कि वह वृद्ध हो चुका है, जबकि संसार के हर एक व्यक्ति को वृद्ध होना ही है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें उन्हें यहां पर पता चली थी। अब इतने बड़े भावों को आप वहां पर लिख करके व्यक्त नहीं कर सकते, आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप सिर्फ इतने पॉइंट्स से ही डिस्कस करके बता सकते हैं अपने टीचर को या अपने एग्जामिनर को कि आपको इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो मैं आपको फिर याद करा दूं कि जिस समय आप उत्तर लेखन कर रहे होते हैं उस समय आप किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि अगर आपने वहां पर ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू किया, आपको लगता है कि सर हम वहां पर ज्ञान का प्रदर्शन करके आएंगे तो हमारा एग्जामिनर बहुत अच्छा खुश होगा, तो ये शायद थोड़ा सा एक मतलब ज्ञान का प्रदर्शन करना है, पर यहां पर ज्ञान का प्रदर्शन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप वहां पर आप अपनी नॉलेज को इतना ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हो कि शब्द सीमा को ही भूल जाएं। वास्तविक रूप में एक अच्छा ज्ञान वह है कि आप एक लिमिटेड शब्दों में कोई चीज जो पूछी गई है उस सीमा के अंतर्गत आप बता पा रहे हैं कि नहीं। बताने के लिए तो कितना भी समय दे दिया जाए, परंतु जितने समय में जितने शब्दों में आपको बताना चाहिए आप उतने में बता पा रहे हैं अच्छी चीज या नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इसी चीज का जांच इस लिखित परीक्षा में होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा, पर जितने शब्द सीमा में दिया जाना चाहिए क्या उतने शब्द सीमा में लिखने की क्षमता है आपकी, लेखन क्षमता है आपकी, इसकी भी वो जांच कर रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है। अब जब बारी आती है गृह त्याग की, तो ये आपको मालूम है कि 29वें वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, और ये जो 29वें वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया है, 29वें वर्ष की आयु में जो उन्होंने गृह त्याग किया है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। जैसे मैंने यहां पर साधारण शब्दों में महाभिनिष्क्रमण लिख दिया, मेरे से यहां पर एक गलती के रूप में, इसको गलती का मतलब यहां पर ये नहीं कि इसमें कुछ काट लिया जाएगा, गलती का मतलब एक अवसर था जहां पर हम अट्रैक्ट कर सकते थे अपने एग्जामिनर को, लेकिन इस साधारण भाषा में लिख करके मैंने अट्रैक्ट करने का जो एक अवसर था वो खो दिया। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ये भी मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं। क्या था वो आकर्षण का बिंदु, आप इसे अंडरलाइन कर सकते थे। जैसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड था तो मुझे इसे बोल्ड करना चाहिए था, लेकिन आपके पास वहां बोल्ड करने का ऑप्शन नहीं है। फिर मैं आपको याद करा दूं, ओवरराइट नहीं करना है, बोल्ड करने के चक्कर में आप 10 बार ओवरराइट कर दो कि सर हाँ अब तो ये बोल्ड हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें, आप इसकी बजाय अंडरलाइन कर लें, या फिर आप इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा में जैसे हाईलाइट कर सकते हो आप वैसे कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि इस तरीके के वर्ड्स को जब आप लिखें तो बीच में ये जो थोड़ा सा गैप है ना, ये बना करके लिखें। जैसे उन्होंने महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण किया, तो ये जो गैप है अगर थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो नजर में आने लगेगा, अर्थात हाईलाइटेड हो जाएगा। ये आपको करना सीखना पड़ेगा, अर्थात लेखन में इस तरीके की पद्धति आपको सीखनी पड़ेगी, वरना आप पास लिखेंगे तो फिर वही महत्वता इस तरीके से, जैसे आप एक साधारण शब्द में आप अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आप महाभिनिष्क्रमण को देख पाएंगे कि पूरी तरीके से एकदम साधारण सा शब्द दिख रहा है, जबकि इसे जो है कैसा किया जाना चाहिए था, इसे आकर्षित किया जाना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने। मैंने बताया आपको आंसर राइटिंग में सिर्फ अपने ज्ञान का ही प्रदर्शन नहीं करना है, लेखन कला का भी प्रदर्शन करना है। इस चीज को मानते हुए आप ये काम करिए। अब जब महाभिनिष्क्रमण हुआ तो महाभिनिष्क्रमण की कहानी भी बहुत ही लंबी है, लेकिन उस सब चीजों को कंसाइज करने के तौर पर आपको ये बताना है कि वो किन किन टीचर से मिले हैं, उनका मान वहां पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ है। अब इसको लिखा कैसे गया है, इसको लिखने का प्रयास कैसे किया गया है, देखिए फिर वहां पर गलती दिखती है। एक इंपॉर्टेंट नाम यहां पर है और एक इंपॉर्टेंट नाम यहां पर है। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि इस तरीके की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। पिछला वाला सेशन था उसमें भी मैंने आपको बताया था, इस वाले सेशन में मैं गलती करके भी आपको दिखा रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की अंडरलाइनिंग जैसे पीछे मैंने दिखाई है, जैसे यहां पर मैंने बोल्ड करके आपको दिखाया है, वैसे ही आपको यहां पर अंडरलाइन करके दिखाना है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। और इस पॉइंट को आप जब पढ़ेंगे तो 3-4 फैक्ट्स अपने आप इस पूरे एक पैराग्राफ में आ जाएंगे। जैसे कि आपने महाभिनिष्क्रमण कब किया, महाभिनिष्क्रमण के बाद आप किन के पास गए, आप उनसे संतुष्ट हुए या नहीं हुए, इस तरीके के 4-5 फैक्ट आप एक ही पैराग्राफ में या एक ही सेंटेंस के अंतर्गत लेकर के आ सकते हैं। एक सेंटेंस में लाने से फायदा ये होगा कि आपके अलग अलग एक ही चीज मतलब अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग सेंटेंसेस में लिखने से आपके वर्ड लिमिट जो है वो खत्म होने लगेगी।
शब्दों की सीमा को भी बचाना है और चीजों को एक्सप्रेस भी करना है। तो इस तरीके से लिखना थोड़ा ठीक रहेगा। अंततः वह गया नामक स्थान में निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे। अच्छा, वट वृक्ष को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर वो पीपल का पेड़ था या फिर बरगद का पेड़ था। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे कंफ्यूजन है कि वो पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है। अब इस चीज को आप कैसे लिखोगे, वहां पे कैसे प्रेजेंट करोगे, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है उसके मन में वट वृक्ष क्लियर है या फिर उसके मन में पीपल वृक्ष क्लियर है, मतलब पीपल वृक्ष क्लियर है या फिर बरगद का पेड़ क्लियर है, क्या है उसके मन में। तो देखिए, ये जो वट का अर्थ होता है ना, वट का मतलब होता है बहुत बड़े वाले जो पेड़ होते हैं ना, उन्हें वट के रूप में जाना जाता है। और पीपल और बरगद दोनों को ही बड़े पेड़ों के रूप में स्थान दिया गया है। और इस आधार पर आप सिंपली आप वट वृक्ष लिख दीजिए। तो ये जब आप वट वृक्ष लिखोगे ना तो फिर क्लियर हो गया मामला। अब उन्हें वट का मतलब पीपल समझना हो तो पीपल समझेंगे, और अगर उन्हें बरगद समझना होगा तो बरगद समझेंगे। तो इस तरीके के कंफ्यूजन से आप बचिए। जैसे बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग दिया है ना आपको। बुद्ध ने क्या कहा, आपने उनसे पूछा ईश्वर है क्या, उन्होंने कहा मालूम नहीं है, या फिर मौन है उस विषय में। उन्होंने कहा कर्म है क्या, तो कर्म के बारे में उन्होंने ढेर सारी प्रीचिंग्स दे दी। तो मतलब ऐसी चीजें जो मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो इसी तरीके से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप उस पर ध्यान दोगे, इधर उधर की बातों में नहीं भटकना है। फिर आगे लिखा है उन्हें बोधत्व की प्राप्ति हुई। अब जैसे ही आपने बोधत्व की प्राप्ति लिखी और उसके बाद आपने लिखा कि यह घटना संबोधि कहलाई, आप डायरेक्टली भी यहां पर लिख सकते थे कि उन्हें वट वृक्ष के नीचे उन्हें वट वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त हुई, या फिर कुछ इस तरीके का इवेंट जिसमें दोनों चीजों को, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है वैसे ही आप नीचे भी लिख सकते थे। और उसके बाद वो जो भी चीजें थी वो अलग अलग नामों से जाने लगी, यानी कि सबके नाम के पीछे बुद्ध शब्द जुड़ने लगा। जैसे खुद ही सिद्धार्थ का नाम बुद्ध हो गया, और बुद्ध का मतलब क्या है ये मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया है। तो दोबारा यहां लिखने के लिए आप अपना समय और शब्द सीमा को व्यर्थ नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ को क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया, वृक्ष बोधि वृक्ष हो गया, और गया जो है वो बोध गया हो गया। फिर बारी आती है उनके प्रथम उपदेश की। अब इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में कहा गया, और ये सारनाथ में दिया गया पांचों ब्राह्मणों को। अगर आपके पास शब्द हैं और पांचों ब्राह्मणों के नाम याद हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो इतना करके भी आप आगे चल सकते हैं। बेहतर होगा आप इन ब्राह्मणों की जगह सन्यासी शब्द का इस्तेमाल करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा आगे चल करके। तो ये ब्राह्मणों की बात हो गई। उसके बाद अपना प्रथम अनुयायी उनको बना लिया, और 70 वर्ष तक उन्होंने अपने परिवार यानी स्वजनों को भी अपना अनुयायी बना लिया था। यहां पर शब्दों को और कम किया जा सकता था, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 70 वर्षों की आयु तक उनके माता पिता पत्नी पुत्र आदि सभी इनके शिष्य बन गए। आपके पास शब्द कम है, आप सिंपली लिख सकते हैं 70 वर्ष की आयु तक इनके समस्त स्वजन इनके शिष्य बन गए। तो स्वजन के अंतर्गत माता पिता पुत्र भाई जो भी आने थे वो सब आ गए ऑटोमेटिकली, उतना शब्द आपका बच गया। तो हर जगह से आप, अगर आपके पास शब्द हैं तो लिखिए, नहीं है तो ही बचाइए, ये भी बात भी है। ये नहीं कि अब हमने ये बात सिखा दी कि कैसे शब्दों को बचाएं तो हर एक चीज में शब्द ही बचाने लग रहे हैं आप, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं आप करिए, बट आपको लगता है ये अंदाजा हो जाएगा आपको कि आपके पास शब्द सीमा कम पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसको करना पड़ेगा आपको। तो अभी हैं आपके पास 2 महीने, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। लास्ट में हम बुद्ध की मृत्यु तक चलते हैं। 483 बिफोर क्राइस्ट में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध के अवशेषों को उनके शिष्यों ने बांट लिया और उन्हें 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बना दिया गया। स्तूप जो है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के संकेत हैं या निर्वाण के संकेत हैं। ऐसे पॉइंट्स को आप यहाँ पर अपने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इस लाइन को लिखते ही ये सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि हाँ इतना जानकारी होगी बच्चे को। या फिर ये भी कि महापरिनिर्वाण अवस्था क्या है, या फिर वो किस वर्ष हुई है, या फिर उनके कितने वर्ष की आयु में हुई है, इत्यादि सारी चीजें एक सेंटेंस में आप लिख सकते हो। इसके बाद यदि अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों के बारे में देखेंगे तो ये जो आपने जो दूसरा सेक्शन कवर किया है, अर्थात जो दूसरा पार्ट आप पकड़ रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें पूछी गई थी, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में आपसे पूछा गया। तो आपने यहां पर महात्मा बुद्ध के जीवन तक की सारी बातें बता दी, फिर उसके बाद आपको महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ चलना चाहिए। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके बाद आपको उनका जो शिक्षा और उससे संबंधित जो थ्योरीज हैं उनको आप डिटेल कर सकते हो। कैसे डिटेल कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए बुद्ध की शिक्षाओं को, उसके बारे में एक पॉइंट यहां पर लिखा है। ऐसे कुछ अगर हिस्टोरियंस का नाम आप जानते हैं जो इस तरीके की चीजों को कोरिलेट कर सकता है, यानी फैक्ट जितना अच्छा आप डालोगे उतना अच्छा आपके लिए इंपैक्टफुल होगा ये आंसर या अपने एग्जामिनर के लिए।
तो बुद्ध की शिक्षाओं को इतिहासकार सीवी जोशी ने दो भागों में बांटा है, एक दार्शनिक और एक नैतिक। कल का जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको नैतिक या नैतिकता के बारे में बताया था, जब वैदिक काल की शिक्षाओं के बारे में डिस्कशन किया था। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं भी नैतिकता पर आधारित हैं, और वो नैतिकता मानववादी नैतिकता है, पशु के प्रति जो अहिंसा का भाव होना चाहिए उस प्रकार की नैतिकता है। इस चीज को ध्यान में रखा गया है। दूसरा भाग जो है वो दार्शनिकता का है, यानी फिलोसफिकल है, अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो संकेत दिए उसके पीछे कई सारे रहस्य हैं। जैसे कि जब वो कहते हैं कि ईश्वर पर मौन रहना है, अपने अनुयायियों को 10 विषयों पर मौन रहने के लिए उन्होंने कहा है। तो जब उन्होंने कहा है कि आपको इस पर मौन रह रहे हैं, तो उसके पीछे भी दार्शनिक चिंतन है, उनके विचार हैं उनके। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें दो चीजों के इंपॉर्टेंस हैं, यानी कि फिलोसफिकल थ्योरीज जो हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। इसके अलावा जो एथिकल थ्योरीज हैं, एथिकल थ्योरीज जो हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। तो आप इनकी फिलोसफिकल और एथिकल थ्योरीज को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते हो, परंतु उसके बावजूद भी आप इस पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर किस तरीके से जरा देखिए। इनके अनुसार मनुष्य का जीवन कारणों और परिणामों के चक्र में फंसा हुआ है। अर्थात जैसे आपने देखा होगा ना, इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, तो जो भी कारण है उसके कुछ ना कुछ परिणाम होंगे, ये भी बात भी है। और इन्हीं परिणामों को कंट्रोल करने के लिए कारण दूर करेंगे तो आपका दुख दूर होगा। ऐसी सारी चीजें उन्होंने बताई। सो ये भी एक फिलॉसफी है, ये देखिए एक प्रकार की फिलॉसफी है, दार्शनिकता ही है। क्या कि जीवन कारणों और परिणामों के चक्र में फंसा हुआ है, और इसके अनुसार अंतिम प्रभाव को समाप्त करना है तो प्रथम कारण जो कि अज्ञानता है उसे नष्ट करना पड़ेगा। यानी आप जिस चीज को झेल रहे हैं, अगर वो एक अच्छी चीज नहीं है, अर्थात वो दुख प्रदान करने वाली चीज है, तो उसकी शुरुआत किसी चीज से हुई है, वो शुरुआत अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करिए, आपका जो आज का परिणाम है वो सही हो जाएगा। ये बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा इनकी टीचिंग्स में 4 जो नोबल ट्रुथ हैं, 4 आर्य सत्य हैं। सत्य 4 कौन कौन से हैं? बिल्कुल सिंपली आप जानते हैं, एक तो है दुख, दूसरा है, अब यहां पर जो पाली भाषा है उस भाषा का भी आप प्रयोग करते हुए इसे लिख सकते थे। उसमें दुख को दुख ही लिखा जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं दुख के कारण को, तो दुख है, इसको बोला जाता है दुख समुदाय। क्या बोला जाता है? दुख समुदाय। आप यहां पर दुख समुदाय लिख करके इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकते थे। इसके बाद दुखों का निरोध, अर्थात दुख निरोध इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुख निरोध बोला जाता है इसको। निरोध का मतलब ही होता है प्रिवेंशन फ्रॉम सोरो। यहां पर सोरो, यहां पर कॉज ऑफ सोरो, और यहां पर प्रिवेंशन फ्रॉम सोरो, राइट। और दुख का दमन तभी हो सकता है जब तृष्णा अर्थात डिजायर जो है आपकी, जो इच्छा जो है आपकी, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, तो ही जाकर के ये डिजायर कंट्रोल करने से ही दुख कंट्रोल होगा। और डिजायर को कंट्रोल करने के लिए जो मार्ग हैं उन्हें आप दुख निरोधगामी प्रतिपदा के रूप में जानते हैं, अर्थात दुख से दूर होने के जो मार्ग हैं उनके रूप में जानते हैं। तो ये जो मार्ग हैं, इस मार्ग को उन्होंने क्या कहा है? अष्टांगिक मार्ग कहा है। क्या कहा है उन्होंने? इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी कि राइट फेथ होना चाहिए, राइट व्यू होने चाहिए, आपका संकल्प जो है वो राइट होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी मोटिवेशन लिया है वो मोटिवेशन आप पूरा कर सकें। सम्यक वचन होने चाहिए, आपकी जो वाणी है, बोलते जो हैं आप, राइट स्पीच जिसको आप बोलते हैं। सम्यक कर्म होना चाहिए, ठीक है, यानी जो भी आप वर्क करते हैं वो बहुत एकदम कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। सम्यक आजीविका, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका लिवलीहुड जो है वो सिंपल होना चाहिए। इसके अलावा सम्यक प्रयत्न करने चाहिए, प्रैक्टिसेस, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा सम्यक विचार थोड़ा 2 बार लिख गया, और सम्यक समाधि भी आपकी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं 8 मार्ग के तौर पर उन्होंने बताई हैं, और इन अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग करके ही व्यक्ति दुखों को दूर हो सकता है। अब यहां पर आचरण की शुद्धता की भी बात करी गई है। महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता को बनाने के लिए, यानी कि प्योरिटी ऑफ योर जो आपके बिहेवियर है, उस प्योरिटी ऑफ बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इनमें में से 5 रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए, और जो 10 रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सभी जो मनुष्य हैं, सभी जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो उनके संघ के जो बौद्ध भिक्षु थे, उनको ये सभी 10 रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना था। अब वो 10 रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? हमेशा सत्य बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लोभ का त्याग करना, अहिंसा का पालन करना, सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना, नृत्य ज्ञान का त्याग करना, कामनी कंचन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, और कोमल शैया पर सोना। ये 10 चीजें प्रिवेंटेड थी
अगर आप बुद्धिज्म को मानते हैं तो। ठीक है, तो इन 10 चीजों को आप यहां पर लिख सकते थे। जाति प्रथा के खंडन को आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार जाति जो है वो जन्म से नहीं होती है, कर्म से निर्धारित होती है। जन्म से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, अपने कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी बन सकते हैं। एक ब्राह्मण भी शूद्र और एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है अपने कर्मों के अनुसार, ये इनका मानना है। तो इस कर्मा थ्योरी को आप अपने वर्ड में जितना आराम से बता सकते हो बता दीजिए। ठीक है, जाति थ्योरी को, जाति थ्योरी से रिलेटेड कर्म सिद्धांत भी है। इनके अनुसार मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है एवं इनके अनुसार व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। बुद्ध ने कहा जाति मत पूछ, आचरण पूछ, क्या करते हो ये पूछो, किस जाति के हो ये से मतलब नहीं है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति सम्यक कर्म करेगा वो मोक्ष का अधिकारी होगा। तो उनके कुछ स्टेटमेंट जो इसकी थ्योरी से रिलेटेड है वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के। प्रयोजनवाद एक थॉट है, एक थ्योरी है, एक फिलॉसफी है जो कि महात्मा बुद्ध की है, और उनका कहना यह है कि जो चीजें प्रैक्टिकली जो आपके मनुष्य के जीवन के काम आती हैं आप वो करिए, जो आपके काम की है ही नहीं आप उसे हटा दीजिए। ईश्वर है या नहीं है इससे आपका क्या लेना देना, अगर पता भी चल जाएगा तो क्या करेंगे, और नहीं भी पता है तो क्या। पता करने की बात यह है कि मनुष्य को किन चीजों को आना चाहिए। अतः उन्होंने जब भी प्रीचिंग करी है तो उन्होंने उन्हीं विषयों पर उपदेश दिया है जो मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, एक मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, केवल उस तरीके की प्रीचिंग दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जब उनसे आप पूछेंगे कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो वे मौन है, चुप है, वो इसका आंसर नहीं देंगे। सो सिंपली यहां पर उन्होंने 10 विषयों पर अपने जो शिष्य हैं उनको मौन रहने के लिए कहा है। और ये इसी तरीके की चीजें जैसे लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, लौकिक है या नहीं है, ईश्वर है तो कितना है, कौन है, ऐसी सारी चीजें। अनीश्वरवादी ने इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भगवान को या ईश्वर को सृष्टि का रचयिता उन्होंने नहीं माना है, क्योंकि ऐसा अगर वो करते तो कई सारे और प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना पड़ सकता था। इसकी बजाय उन्होंने कर्मा थ्योरी पर बिलीव करने के लिए मनुष्यों को कहा है। तो इस तरीके की चीजों को आप उनके अनीश्वर वाले सिद्धांत के अंतर्गत रख सकते हैं। पुनर्जन्मवाद जो है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। आप सोचते हैं कि जब उन्होंने आत्मा पर उन्होंने आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं किया तो फिर पुनर्जन्म पर विश्वास कैसे करते हैं। तो उनका मानना यह है कि आत्मा इन द मीन सोल, वो जो कि अपने आप में चेंज करती है अपने सारी शरीर को, ये डेड होती ही नहीं है। तो जब डेड होती ही नहीं है तो फिर ये जो कर्म सिद्धांत है वो अगले जन्म में आपके पास आएंगे ही आएंगे। इनफैक्ट वो इसी पार्ट के हैं जो अगली जगह पर आपको दिखाई देते हैं। तो बुद्ध के अनुसार कर्म अनुसार ही अपना अच्छा या बुरा जन्म आपको मिलता है। तो यहां पर वही है, नागसेन ने इसका आंसर दिया है। नागसेन जो कि मिलिंद पन्हो जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, वो उसके बारे में बताया जा रहा है मृत्यु किसी चीज की नहीं होती बल्कि केवल अपना रूप बदल देती है, और इसी रूप परिवर्तन को हम मृत्यु कह करके पुकारते हैं। अंत में निर्वाण के अगर सिद्धांत को हम देखें तो यह भी शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। ज्यादातर जो भी धर्म है वो निर्वाण का अर्थ मोक्ष से लेते हैं कि मोक्ष का मतलब होता है निर्वाण, परंतु यहां पर मोक्ष का अर्थ निर्वाण नहीं है, बल्कि यहां पर मोक्ष निर्वाण का मतलब जो है वो ज्ञान से है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण जो है वो मृत्यु से पहले भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरे साइमल्टेनियसली जो भी आपको रिलीजन्स मिलेंगे या मिलते रहे हैं, जैसे कि जैनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि आपका वैदिक साहित्य जो है वो जो बातें बताते हैं वो मोक्ष के बारे में बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीवन में सत्य कर्म करने चाहिए। तो जीवन में सत्य कर्म ये भी करने के लिए दे रहे हैं, पर वे कह रहे हैं कि आपको इसी जीवन में भी मोक्ष मिल सकता है। महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी मृत्यु से पहले ही निर्वाण प्राप्त हो गया था। तो बुद्ध के अनुसार निर्वाण जो है प्राप्त किया जा सकता है जन्म से पहले, मृत्यु से पहले भी। तो यहां पर जो बुद्धिज्म है उसका अल्टीमेटली जो लक्ष्य है वो अल्टीमेटली लक्ष्य निर्वाण ही है, परंतु इस निर्वाण के जो भी डिस्प्यूट्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप रेज कर सकते हो अपने आंसर में, और ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया है, कैसे लिखा है ये आप पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। आगे चलेंगे तो हमको अहिंसा का पॉइंट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि क्या बुद्ध हिंसा को प्रमोट करते थे या फिर अहिंसा को अपनाने के लिए कहते थे। तो डेफिनेटली वो पूरी तरीके से अहिंसा को ही अपनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट यहां पर थोड़ा सा अलग करता है बुद्धिज्म को जैनिज्म से। जैसे कि महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो वो मतलब एक उनका जो अहिंसा का मानने का जो लेवल है वो अल्टीमेट लेवल तक है, मतलब किसी भी हद तक आपको हिंसा नहीं करनी है। जबकि बुद्ध में जो अहिंसा का भाव है, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी विशेष हैं तो आप वहां पर हिंसा जो चीजें हैं उनसे होने वाली जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे
उन्होंने अपने शिष्यों को कहा यदि अगर आपको कोई मांस जो है वो भिक्षा के तौर पर देता है और यदि वो स्पेशली आपके लिए नहीं बनाया गया है तो ये एक्सेप्टेबल है, आप इसे लेंगे, क्योंकि उसके पास दान देने के लिए वही है तो आप वही लेंगे। इसके लिए आप उसे अलग से नहीं कहेंगे कि हमें अलग से बना के दो, हम भिक्षुक हैं, हम भिक्षा नहीं लेंगे इसकी। ऐसी तमाम सारी परिस्थितियां अगर कभी आती हैं तो इस स्थिति में उसको अपनाने की बात भी इन्होंने करी है। तो बहुत ज्यादा गंभीर होकर के या अत्यंत गंभीर मुद्रा में इस चीज को अपनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा छूट भी दे रखी है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर लिख सकते थे। तो ये जितना भी डिटेल मैंने आपको यहां पर बताया उससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अंत में आप छोटे से पैराग्राफ में इस प्रकार का निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। और जब निष्कर्ष लिखा है तो कैसा लिखा है, बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत सरल एवं श्रेष्ठ थी। उनके अनुसार मनुष्य को क्रोध प्रेम से, बुराई पर भलाई से, लोभ पर उदारता से, झूठ पर सच्चाई से। ये स्टेटमेंट्स को, इस तरीके के वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में ऐड करिए, अपने शब्दकोश में इनको डालिए, क्योंकि जब कंक्लूजन में इस तरीके के एंडिंग्स जब आप लिखते हैं तो वो एंडिंग को भी अट्रैक्टिव बनाता है। जनरली वो होता है ना कि कुछ फिल्म्स होती हैं जब वो एंड होने लगती हैं तो लोग सीट से उठ करके जाने लगते हैं, और कई बार एंड में बहुत सारी चीजें उस फिल्म के कंक्लूजन में होती हैं। तो ये जो फिल्म मेकर है ना, उसकी कमी है कि आपने कंक्लूजन सही नहीं रखा, इसलिए एंड तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं कि जब तक नंबरिंग नहीं शुरू हो जाती है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है, तो कई बार लोग सीट से उठते ही नहीं है। सो आपको कौन सी वाली फिल्म क्रिएट करके देनी है एग्जामिनर के सामने, ये आपके ऊपर है। अगर आप वहां तक सारी चीजों को लेकर के जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां पर भी कुछ ना कुछ आप बताने का ही प्रयास कर रहे हैं, कंक्लूजन है परंतु फिर भी कुछ आप बताने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं जो कि कंक्लूजन के अंतर्गत ही आ रहा है, तो ये एक अच्छा बात है। उदारता से, झूठ, सच्चाई से विजय प्राप्त करनी चाहिए, पाप न करना, उपकार करना और मन को शुद्ध रखना, यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। और ये जो कंक्लूजन में पॉइंट लिखा है आपने, ये पॉइंट पहले कहीं यहां पर डिस्कस नहीं किया है, बट डेफिनेटली ये कंक्लूजन वाले ही पॉइंट हैं। तो कंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि आपने ऊपर जो लिखा है एज इट इज उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल करके नीचे छाप दीजिए। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो कंक्लूजन लिखते समय भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज का जो मैंने सेशन लिया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें पूछा गया गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए तथा महावीर की शिक्षाओं से उसकी तुलना कीजिए। ये पहला प्रश्न है, ठीक है, जिसमें पूछा गया है डिस्कस द प्रिंसिपल टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा एंड व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन देम एंड दोस ऑफ महावीर। तो ये एक क्वेश्चन। और इसके अलावा दूसरा, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक उत्थान में बौद्ध धर्म की देन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टुवर्ड्स द इक्वल एडवांसमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये जो दूसरा क्वेश्चन है और ये जो पहला क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें स्वयं लिख करके भेजेंगे। और भेजेंगे कहां पर? यहां पर, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इस पे भेज सकते हो। इसके अलावा आप ये जो ईमेल आईडी है viraj.dubey@studyIQ.com, यहां पर भी आप हमें भेज सकते हैं। आपका उत्तर में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसमें हम सजेशन के साथ आपको इसको फॉरवर्ड बैक करेंगे। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आप इस उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपका एसडीएम बनने का सपना स्टडी IQ PCS के साथ पूरा हो। हम आज के सेशन से लेते हैं अलविदा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।